हम जो देखते हैं उस पे विश्वास कर लेते हैं। हमारे दिमाग की इमेजिनेशन यकीन में बदल जाती है क्योंकि हम खुद को उसका विटनेस बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी असलियत कुछ और ही होती है। हे व्हाट्स अप एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सिड और आप देख रहे हैं द सीक्रेट सोसाइटी। आज हम उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जानेंगे जिसने सभी के मन में रियलिटी के लिए सवाल खड़े कर दिए हैं। जब लोगों को कोई एविडेंस मिलता है तो उनको तसल्ली हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को एविडेंस पे ही यकीन नहीं होता, क्योंकि एविडेंस भी तो आप और हम जैसे ही किसी इंसान ने बनाया है। दिस इज द मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। देखते हैं इसके फैक्ट्स और जानने की कोशिश करते हैं क्या सच में इंसान चंद्रमा पर गया था। ये सब शुरू हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच 1960s में स्पेस रेस चल रही थी। दोनों ही देश वर्ल्ड सुपर पावर बनना चाहते थे और ऑब्वियसली इनमें से कोई भी हारना नहीं चाहता था। सोवियत यूनियन इस रेस में पहले ही आगे चल रहा था और अब ये अमेरिका के लिए सिर्फ रेस नहीं थी, ये उनका डर भी बन गया था। अमेरिकन्स को लगता था कि सोवियत यूनियन के रॉकेट्स जो अर्थ के ऑर्बिट में हैं वो अमेरिका पर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था और अब वो किसी भी कीमत पे स्पेस में जाना चाहते थे। 1961 में प्रेसिडेंट केनेडी ने यह अनाउंस कर दिया था कि अमेरिका मून पे जाएगा, और वो भी 10 साल के अंदर। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. और इसके 8 साल बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने दुनिया के सामने चांद पे अपना पहला कदम रखा। ये कदम पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस मिशन को लगभग 60 करोड़ लोगों ने टीवी पे लाइव देखा। लेकिन अब इन लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास है कि जो भी उन्होंने टीवी पे देखा था वो फेक था। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं बार्ट सेब्रेल, जो एक प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर हैं। उन्होंने कई साल इस थ्योरी पे रिसर्च करी है और ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि मून लैंडिंग यहीं अर्थ पे किसी टीवी स्टूडियो में शूट हुई है। यहाँ तक कि उसने सभी एस्ट्रोनॉट्स के साथ इंटरव्यू किए, जिसमें से अधिकतर एस्ट्रोनॉट्स ने मून लैंडिंग की बात को बाइबल पर हाथ रखकर बोलने से इनकार कर दिया। So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Sabro, knowing you, that's probably a fake Bible. ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि कोई भी इंसान 100 बार सच बोलने में भी बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। इतने सारे लोग क्यों सोचते हैं कि अमेरिका ने दुनिया से इतना बड़ा झूठ बोला है, और अगर बोला भी है तो ये सब कैसे किया गया होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को स्पेस में लॉन्च किया, और उसके 4 साल बाद रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गगेरियन पहले इंसान बने जो स्पेस में गए और उन्होंने अर्थ के ऑर्बिट में ट्रैवल किया। उस टाइम प्रेसिडेंट केनेडी को स्पेस रेस में कुछ ऐसा चाहिए था जिससे सब बैलेंस हो जाए। जेरार्ड डी ग्रूट एक हिस्टोरियन है जिसने स्पेस रेस के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है। उनकी एक बुक भी पब्लिश हुई है, द डार्क साइड ऑफ द मून, जिसमें उन्होंने स्पेस रेस के बारे में ऐसी कई बातें बताई हैं। उनके शब्दों में प्रेसिडेंट केनेडी बस कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे अमेरिका सोवियत यूनियन के आगे निकल जाए, और उनके बोलने का तरीका किसी साइंटिफिक रिसर्च या डिस्कवरी के लिए नहीं था। ऐसे में वो केवल एक चीज़ सोच सकते थे, और वो था एक ऐसा लक्ष्य जो दूर हो और दुनिया के लिए काफ़ी उलझा हुआ हो। वो लक्ष्य था चंद्रमा। उस समय नासा तो इंसान को अर्थ के ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा पा रहा था, और चंद्रमा पे जाना तो दूर की बात थी। उनके एक के बाद एक 20 रॉकेट्स फेल हुए थे, जिसके बाद वो एलन शेफर्ड को कुछ 160 किलोमीटर ऊपर स्पेस में पहुंचा पाए थे। नासा का रॉकेट साइंस सोवियत यूनियन से काफ़ी पीछे था, लेकिन वो लोग एक चीज़ में बाकी सबसे अच्छे थे, पब्लिक रिलेशंस। नासा के एस्ट्रोनॉट्स अमेरिकन हीरो की तरह थे। वो स्पेसक्राफ्ट के मॉडल्स के साथ रिपोर्टर से इंटरेक्ट करते थे और हमेशा फ्रंट में रहकर उन्होंने नासा को रिप्रेजेंट किया है। कई लोगों का मानना है कि इसी तरह नासा ने CIA की मदद से पूरा मून लैंडिंग मिशन फेक किया था। जेम्स ओबर्ट के अकॉर्डिंग जब प्रेसिडेंट केनेडी ने यह अनाउंस किया था कि अमेरिका मून पे जाएगा, वो भी 10 सालों के अंदर, तब नासा के साइंटिस्ट इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे। 1967 तक नासा ने ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं करी थी जिससे वो चंद्रमा पर जा सके। वहाँ के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक बार के लिए चंद्रमा पर जाना इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना उस रॉकेट को चंद्रमा पर लैंड करवाना और फिर वहाँ से टेक ऑफ करके वापस अर्थ पे आना था।
इन सब को देखते हुए वहाँ के एक जर्नलिस्ट मार्कस एलन को लग रहा था कि नासा में कुछ और ही प्लान हो रहा है, और वो यही था कि मून लैंडिंग को कैसे फेक किया जाए। 1967 में जब केनेडी की बात को पूरा होने में 3 साल बाकी थे, तब नासा ने अपोलो 1 की जल्दी से टेस्टिंग शुरू कर दी। कुछ एस्ट्रोनॉट्स को नासा की जल्दबाजी से लग रहा था कि वो सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें से एक एस्ट्रोनॉट और अपोलो 1 क्रू के कैप्टन गस ग्रिसम थे। वो लगातार इस प्रोग्राम में हो रही लापरवाही के बारे में नासा और फ्लाइट सेंटर को रिपोर्ट कर रहे थे। उनके क्रू ने अपोलो 1 के मॉडल के साथ एक पिक्चर भी क्लिक करी थी, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके क्रू की सेफ्टी भगवान के भरोसे थी। अपोलो 1 की फाइनल टेस्टिंग के दिन गस ग्रिसम, एडवर्ड वाइट और रॉजर शैफे एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए और उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। अपोलो 1 के स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई थी और बाहर नासा की टीम उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। बार्ट सिब्रेल का ये भी मानना है कि गस ग्रिसम पहले ही नासा के इस प्रोग्राम की कंप्लेंट कर रहे थे और अगर उनसे मून लैंडिंग को फेक करवाते तो शायद ये बात वो लीक कर देते। उनके अकॉर्डिंग अपोलो 1 में जो आग लगी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। एक फोटोग्राफ भी है जिसमें गस ग्रिसम ने अपने स्पेसक्राफ्ट में एक लेमन लटकाया था। ये अमेरिकन का स्लैंग है, जब किसी खराब चीज़ को दर्शाना होता है तो उसके सामने वो एक नींबू लटका देते हैं। इसके बाद और भी फेलियर्स हुए, लेकिन 2 साल बाद ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रख दिया था। जो आज तक किसी ने अचीव नहीं किया था उसको लाइव टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया गया। जबकि इससे पहले हुए अपोलो 1 की टेस्टिंग में अपोलो 1 का पूरा क्रू स्पेस कैप्सूल के अंदर जल गया था। ये सब होने के बाद नासा लाइव टीवी पे किसी भी फेलियर का रिस्क कैसे ले सकता था, या फिर उसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि कोई फेलियर होगा ही नहीं। बार्ट सिब्रेल की एक डॉक्यूमेंट्री है, अ फनी थिंग हैपेंड ऑन द वे टू द मून। इसमें उन्होंने अपोलो 11 मिशन का एक कॉन्फिडेंशियल वीडियो दिखाया है जो पब्लिक के लिए नहीं था। इस वीडियो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और नासा के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ था उसकी फुटेज है, लेकिन इस कम्युनिकेशन में एक तीसरा आदमी भी है जो 4 सेकंड बाद टॉक बोलता है। Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Okay, Roger. We're coming in on Earth. Roger, Neil. We just wanted a narrative such that we can, when we get the playback, we can sort of correlate what we were seeing. Thank you very much. यानी स्पेसक्राफ्ट और नासा के बीच की कम्युनिकेशन में जो 4 सेकंड का गैप होना चाहिए था उसको भी फेक किया गया है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसिस्ट हैं जिन्होंने और भी प्रूफ दिए हैं। जैसे मून की फोटोग्राफ्स, जो कैमरा मिशन के लिए गया था वो पूरा मैनुअली ऑपरेट होता है। उसका फोकस, एपर्चर और बाकी सेटिंग्स को एडजस्ट करना स्पेस सूट में पॉसिबल नहीं है, तो इतनी सही इमेजेस कैसे आई? बहुत सारे क्लेम्स ऐसे भी हैं जो फोटोग्राफ्स की लाइटिंग और शैडोज के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि ये इलेक्ट्रिक लाइटिंग्स है और सनलाइट नहीं है। नासा की लाइव टीवी फुटेज में जो अमेरिकन फ्लैग है उस पर भी काफ़ी डिबेट्स होते रहते हैं। क्या इस फ्लैग को इस तरह वैक्यूम में लहराना चाहिए या नहीं? कुछ फोटोग्राफ्स में क्रॉसहेयर दिख रहा है जो कई जगह फेड हो गया है। इस पे क्लेम है कि ये ओवरऑल एडिटिंग और एक्सपोजर सेट करने से हुआ है। और कुछ फोटोग्राफ्स के ओरिजिनल वर्जन और एडिटेड वर्जन में डिफरेंस देख सकते हैं जो इंटरनेट पे ज़्यादा पॉपुलर है। इन फोटोग्राफ्स, कैमरा, लाइटिंग और फ्लैग के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओरिजिनली इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत करने वाले बिल केसिंग हैं, जिन्होंने 1976 में एक बुक पब्लिश करी थी, वी नेवर वेंट टू द मून। बिल केसिंग नासा की थर्ड पार्टी कंपनी रॉकेडाइन में टेक्निकल राइटर थे। उनके हिसाब से ये हाई लेवल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें CIA, IRS और बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज का हाथ है। इनके अकॉर्डिंग अपोलो 1 के क्रू से लेकर अपोलो 1 में लगी आग की रिपोर्ट बनाने वाले थॉमस बैरन को भी एक प्लान्ड एक्सीडेंट में मरवा दिया था। बिल केसिंग ने अपनी थ्योरी 2001 की फॉक्स डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन करी थी, जो मून लैंडिंग के ऊपर सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। उनके अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट्स सैटर्न 5 रॉकेट में लॉन्च तो हुए थे, लेकिन उन्होंने 8 दिन तक बस अर्थ के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व किया और इस दौरान लाइव टीवी पे लोगों को फेक पिक्चर्स और मून लैंडिंग के वीडियो दिखाए जो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए थे। 8वें दिन उन्होंने स्पेस कैप्सूल से वापस अर्थ में एंट्री करी ताकि दुनिया को ये पूरा मिशन रियल लगे।
कभी कभी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ जो पावर में है वो जनरल पब्लिक से काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम लोग बहुत सारी मूवीज़ में देखते रहते हैं और कुछ ऐसे किस्से रियल लाइफ में भी देखने को मिल जाते हैं। मून लैंडिंग से 1 साल पहले डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की मूवी रिलीज़ हुई थी 2001 अ स्पेस ऑडिसी। इस मूवी में स्पेस और प्लैनेट को बहुत रियलिस्टिक दिखाया है। तो क्या नासा ने स्टैनली कुब्रिक को मून लैंडिंग शूट करने के लिए हायर किया था, या फिर लोगों को ये मूवी देखकर लगने लगा कि एक्चुअल मून लैंडिंग फेक है? इस कॉन्स्पिरेसी में आपको क्या सही लगा और क्या फेक, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए और लोगों के साथ शेयर करें। आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Great, over. Thank you very much.